Hello everyone. Today we will discuss about polysaccharide. Poly means many, saccharide means sugar. कितना शुगर? अगर 9 से ज़्यादा, if more than 9 monosaccharide units are joined together by glycosidic bond, molecule कहलाएगा polysaccharide. Polysaccharide are actually complex carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट हमने दो पहले कैटेगरी पढ़ चुके हैं, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड. एंड पॉलीसेकेराइड्स मीन्स मोर देन 9 मोनोसेकेराइड यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सेम रहेगी. दिस इज ए कोवलेंट बॉन्ड. दिस इज एन एनहाइड्रस बॉन्ड. कंडेंसेशन प्रोसेस से बनी है. देयर इज अ लिबरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम. पॉलीसेकेराइड्स जो हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, ये वाटर में इनसोल्यूबल हैं और इसके अलावा दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. जैसे हमने पढ़ा ओलिगोसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड्स जो हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, लेकिन पॉलीसेकेराइड्स दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. अब हम बात करें पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन की, तो दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट. अदरवाइज फंक्शन के बेस पे आप खुद भी क्लासीफाई कर सकते हैं. स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड स्टोरेज का काम करेंगे, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है. स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जैसे सेलुलोज है, काइटिन है, ये सब नाम आपने पढ़े हैं, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट. पॉलीमर है पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट होगी उसको कहेंगे मोनोमर. जैसे प्रोटीन किसके पॉलीमर है? अमीनो एसिड्स के. तो अमीनो एसिड मोनोमर है, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है. सो पॉलीसेकेराइड आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड. अब अगर मोनोसेकेराइड जो रिपीटिंग यूनिट है वो एक है तो उसको हम कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड. और अगर रिपीटिंग यूनिट दो या दो से ज़्यादा है उसको हम कहेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड. सो पॉलीसेकेराइड आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट. इफ मोनोमेरिक यूनिट इज वन, होमोपॉलीसेकेराइड. जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तीनों किसके रिपीटिशन से बने हैं? ग्लूकोज के. स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ऑल आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. लेकिन ये जानना इंटरेस्टिंग रहेगा कि तीनों ग्लूकोज के बनने के बावजूद, तीनों ग्लूकोज से बने हुए होने के बावजूद तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है. हालांकि कुछ प्रॉपर्टीज सेम है और इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन दे आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. और ग्लूकोज के पॉलीमर को कॉमनली हम ग्लूकन भी कह सकते हैं. ग्लूकन इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. पॉलीसेकेराइड आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकन. कॉमनली पॉलीसेकेराइड आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकन. इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. फ्रक्टोज के पॉलीमर को जनरली हम क्या कह सकते हैं? फ्रक्टन. काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. आगे वाली स्लाइड्स में हम इनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा है. सो होमोपॉलीसेकेराइड मीन्स रिपीटिंग यूनिट इज वन. एग्जाम्पल इज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, काइटिन. अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. इन ए ग्लाइकोजन स्ट्रेट चेन्स आर देयर एंड ब्रांचिंग आर देयर. सो इट इज ए ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर. अगर एक चेन की बात करें, विद इन ए चेन मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये सेम बॉन्ड है जैसा कि हमने कहाँ पढ़ा है? आर यू एबल टू रिकॉल? माल्टोज में. दिस इज वन ग्लूकोज, दिस इज अनदर ग्लूकोज, दिस इज अनदर ग्लूकोज, और दो ग्लूकोज आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़े हैं? अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इन ए चेन मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. लेकिन जहाँ पर भी ब्रांचिंग क्रिएट होनी है, जैसे यहाँ देखिए, इधर यहाँ ब्रांचिंग क्रिएट होनी है, तो इस शुगर का ये है नंबर 6.
दिस इज कार्बन नंबर 6 और ये है कार्बन नंबर 1। तो यहाँ बॉन्डिंग होगी 1 to 6, अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो विद इन ए चेन अगर हम देखें ये और ये आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़े हैं, 1 to 4। इधर देखिए दिस एंड दिस कौन सी बॉन्ड से जुड़े हैं, 1 to 4। दिस एंड दिस भी 1 to 4, लेकिन जहाँ ब्रांच क्रिएट हो रही है दिस वन, दिस इज 1 to 6। ये जो ब्रांचिंग है दैट इज अल्फा 1 to 6। सो ग्लाइकोजन इज ए होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज। ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है। विद इन ए चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ज्वाइन टुगेदर बाय अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड ब्रांचेज जो हैं दे आर क्रिएटेड बाय अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ब्रांचिंग अगर हम देखें तो एवरी 12 to 14 रेजिड्यू क्या प्रेजेंट होगी, ब्रांचिंग। लगभग जो है हर 12 से 14 जो चेन के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके बाद क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। तो जिसकी वजह से इट इज़ हाईली ब्रांच्ड। और अगर हम स्टार्च के कंपैरिजन में देखें तो स्टार्च से ज़्यादा ब्रांचिंग है ग्लाइकोजन में। ब्रांचिंग का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसे अभी हम पढ़ेंगे। नाउ आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। सो ग्लाइकोजन इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। होमोपोलीमर है बिकॉज रिपीटिंग यूनिट इज सेम ग्लूकोज। चेन के अंदर स्ट्रेट चेन में एडजेसेंट ग्लूकोज आर ज्वाइन टुगेदर बाय अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि ब्रांचेस जो हैं दे आर क्रिएटेड बाय अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रांचिंग का जो पैटर्न है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन्स। अगर हम देखें डीएनए एंड प्रोटीन में चेन इज देयर, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की चेन है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की चेन है, लेकिन यहाँ जो ब्रांचिंग है, अब ब्रांच पॉइंट पर देखिए दिस ग्लूकोज, ये 3 ग्लूकोज से आपस में जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3। अब 3 के साथ किस वजह से जुड़ पा रहा है, बिकॉज इट इज हैविंग मैनी OH ग्रुप। और जितने भी ये प्रोजेक्टिंग OH ग्रुप है, बाहर की तरफ जितने भी OH ग्रुप प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ऑल आर हैविंग कैपेबिलिटी टू फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे एक OH ये है, एक ये है, एक ये है, इसी तरह तो जितने भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैं वो इन OH ग्रुप के साथ बन सकती है। यही वजह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड स्पेशली, दे आर हैविंग ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। जो ग्लाइकोजन है दैट इज हैविंग ब्रांच्ड चेन एंड इन द रीजन ऑफ ब्रांचिंग ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ज्वाइंड विद 3 अदर ग्लूकोज। ये देखिए 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो चेन के अंदर बॉन्डिंग अल्फा 1 to 4 है, ब्रांचिंग जो है वो अल्फा 1 to 6 है, और हर 12 से 14 ग्लूकोज यूनिट पर क्या हो रही है, ब्रांचिंग। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं वन मोर पॉइंट। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो ये 1 है, ये 4 है, ठीक। तो ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 4। सो दिस इज 1 जो है, 1 मिनट, दिस इज कार्बन नंबर 1। कैसा एंड है ये, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में ये जो एंड है दिस एंड इज रिड्यूसिंग एंड। और रिड्यूसिंग एंड क्यों कह रहे हैं हम इसको रिड्यूसिंग एंड, बिकॉज ये यहाँ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। सो इन ए चेन राइट एंड इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट हैंड है उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एंड। सो इन्हें ब्रांच्ड जो पॉलीसैकेराइड हैं, चाहे वो ब्रांच्ड हो चाहे वो लीनियर हो, इसमें हम जो है क्या कहेंगे कि जो राइट एंड है उसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड है उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एंड। जैसे पॉलीपेप्टाइड के अंदर हमने एन टर्मिनस और सी टर्मिनस कहा था। तो ये अब जब ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग में, अब ये देखिए यहाँ पर, ये जब भी ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पर ब्रांचिंग जो हो रही है, ये कौन सा एंड है, ये अब रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? नो डाउट नॉन रिड्यूसिंग है। और ये भी कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि इसका जो 1 है वो फ्री नहीं है। अब इधर देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज रिड्यूसिंग एंड। बाकी सब शुगर के जो 1 हैं वो बॉन्ड बना चुके हैं, रिंग फॉर्म में हैं। और ये देखिए ये कौन सा एंड है, यहाँ पर 4। तो ये 4 वाला एंड रिड्यूसिंग हुआ या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। अब यहाँ देखो, यहाँ जो बॉन्ड बनी है वो इसका तो 6 है और इसका क्या है,
वन। वन मतलब अगेन जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये भी एंड कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। और ये जो एंड है यहाँ पर, ये सब कैसे एंड है, नॉन रिड्यूसिंग। सो ब्रांचिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि ब्रांचिंग की वजह से ग्लूकोज जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है उनका नंबर ज़्यादा है। और चाहे कितना भी ब्रांच्ड हो, कोई भी पॉलीसेकेराइड कितना भी ब्रांच्ड हो, कितनी भी ज़्यादा उसमें हैवी ब्रांचिंग हो, लेकिन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एंड हमेशा कितना रहेगा, वन। सो ब्रांचिंग का पर्पज क्या है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंक्रीज करना, नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड मीन्स वो पॉलीसेकेराइड जो सेल में स्टोर होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें या फंजाई में बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या होगा, जैसे हमने फूड लिया, दैट फूड इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ से फूड एब्जॉर्ब होगा, ब्लड फूड को लेकर कहाँ जाएगा, लीवर के पास, और जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में वो फटाफट इसमें एंट्री कर जाएगा लीवर में, और लीवर में आने के बाद दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अब जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करती जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब लीवर सेल को सिग्नल मिलेगा और लीवर सेल क्या करेंगी, ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करेंगी, किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस। अब एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए या आ रहा होगा कि एलिमेंट्री कैनाल में जब स्टार्च डाइजेस्ट होता है या ग्लाइकोजन डाइजेस्ट होता है तो कौन से एंजाइम की हेल्प से, अमाइलेज एंजाइम है, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या रहेगा, ग्लूकोज। माल्टोज रहता है, माल्टोज के बाद ग्लूकोज माल्टेज से, वहाँ पर जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज। लेकिन एनिमल की बॉडी में जब ग्लाइकोजन डाइजेस्ट होगा तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट ग्लूकोज ना रहकर क्या रहेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। रीजन इज जो एंजाइम ग्लाइकोजन की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का जैसा कि नाम है, ये जो एंजाइम है ये फॉस्फोराइलेशन के थ्रू वर्क करता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो जब ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा तो इसको एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल की ज़रूरत है एक्टिविटी के लिए, और यही वजह है कि जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। सो जब ग्लाइकोजन डाइजेस्ट होगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में अगर ग्लाइकोजन डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर बॉडी के अंदर जो एंजाइम है सेम वैसा ही एंजाइम एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन करता तो क्या होता, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, and glucose 1 phosphate is having negative charge, and negatively charged molecule are large in size and they cannot pass through cell membrane। कहने का मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का क्या नहीं हो पाता, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। सो एलिमेंट्री कैनाल में देखें तो आपका जो रिजल्ट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, ग्लूकोज। लेकिन अगर सेल में देखें, लीवर के अंदर देखें तो ग्लाइकोजन किस में डाइजेस्ट होगा, ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट में। नेम ऑफ द एंजाइम इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। सो ग्लाइकोजन, अब नॉन रिड्यूसिंग एंड का सिग्निफिकेंस क्या है ये देखिए यहाँ पर, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज कौन से एंड से ग्लूकोज को रिलीज करेगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड से। कहाँ से रिलीज करेगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड से। अब जैसे मान लीजिए सेल को सिग्नल मिला है कि ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ग्लूकागॉन, हार्मोन याद नहीं रहे कोई बात नहीं, पेनक्रियाज का हार्मोन है ग्लूकागॉन जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करेगा। तो ग्लूकागॉन के इन्फ्लुएंस में ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या करेगा, सब जगह जुड़ जाएगा, जितने भी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के मॉलिक्यूल होंगे दे विल बाइंड टू ब्रांच। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज़्यादा
जल्दी क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज। देखो यहाँ से हर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक पॉइंट पर बैठा है और फटाफट फटाफट क्या रिलीज करेगा, यानी कि 10 ब्रांचिंग है तो 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ रिलीज होंगे, और अगर 1000 ब्रांचिंग है तो 1000 और मिलियन ब्रांचिंग है तो मिलियंस। ब्रांचिंग का नंबर बहुत ज़्यादा है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इज देयर। सो जितने भी नॉन रिड्यूसिंग एंड है वहाँ से वो डाइजेशन करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही, मिली सेकंड्स में ही ग्लूकोज का जो लेवल है वो एकदम से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, और नंबर ऑफ जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है दैट इज मोर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रांचिंग कितनी है, दिस इज स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग 1 मिनट, दिस इज स्ट्रेट चेन। ब्रांचिंग कितनी है, एक, फिर 2 ब्रांच हुई, फिर 3 4 5 6, इसी तरह 7 8 और 9, कितनी ब्रांचिंग हुई, 9। और नंबर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड कितना है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So number of non-reducing end is 10. So non-reducing end increase करने का benefit क्या होगा, टू significance रहेगा टू रिलीज मोर एंड मोर ग्लूकोज इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। नाउ अगर हम बात करें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की, तो बॉडी में 2 मेन ऑर्गन है जहां पर ग्लाइकोजन स्टोर होगा, दैट इज लिवर एंड मसल, लिवर एंड मसल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टू नो कि जितने भी ऑर्गन्स को ग्लूकोज चाहिए, उस ग्लूकोज की सप्लाई को एंश्योर करने का काम किसका है, लिवर का। ये लिवर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में आएगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में, प्रोसेस कहलाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो रहा है, अब क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस। जेनोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, सो दैट दिस ग्लूकोज कैन बी ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो लीवर में जो भी ग्लाइकोजन है उसका काम रहेगा टू मीट आउट ग्लूकोज डिमांड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जहाँ तक मसल्स की बात है, मसल्स में वॉट एवर ग्लाइकोजन इज देयर, वो मसल खुद के लिए ही यूज करेंगी, किसी दूसरे ऑर्गन को नहीं देंगी। अब हम बात करते हैं इसके रीजन की। ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, लीवर में भी और मसल में भी। लीवर में क्या होगा, दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट is converted into, liver में this glucose 1 phosphate is converted into glucose 6 phosphate with the help of enzyme, and with the help of another enzyme it is transferred, it is converted into glucose। और ध्यान रहे इस ग्लूकोज की फॉर्म में इट इज मूव्ड आउट फ्रॉम द सेल। जैसे हमने पीछे कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या 6 फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो सेल के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जब भी ग्लूकोज की एंट्री होनी है या एग्जिट होना है, वो किस फॉर्म में आना चाहिए, ग्लूकोज की फॉर्म में। सो लिवर में क्या होगा, दिस ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज चेंज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में। और यहाँ पर एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और यहाँ से ग्लूकोज बॉडी से बाहर, सॉरी लीवर से बाहर, और ये ब्लड में आ गया, और अब ये जहाँ ज़रूरत है वो ऑर्गन उसको ब्लड से यूज कर सकते हैं। मसल में हमने कहा कि मसल का जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो मसल सिर्फ खुद के लिए ही यूज करेगी। जब मसल्स को इमरजेंसी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी का जो सोर्स होगा दैट इज मसल ग्लाइकोजन। हालांकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मसल में ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता है, लगभग 30 मिनट्स की एक्सरसाइज के दौरान ही टोटल जो है एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है, इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वो खुद के लिए यूज करेंगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, मसल में ग्लाइकोजेनोलिसिस से, ग्लाइकोजन से क्या बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट,
अब ग्लूकोज 1 फोस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में, लेकिन मसल के पास ये वाला एंजाइम नहीं है, वो एंजाइम जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट को किस में कन्वर्ट करे, ग्लूकोज में। दिस एंजाइम ग्लूकोज 6 phosphatase is absent and that's why whatever glycogen is there in the muscle, वो मसल खुद यूज करेगी, वो दूसरे ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं करेगी। सो ग्लाइकोजन बेसिकली 2 ऑर्गन में स्टोर है, वन इज लीवर एंड मसल। लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो सभी ऑर्गन की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को मीट आउट करेगी, मसल में जो ग्लाइकोजन है वो रिजर्व का काम करेगा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के दौरान मसल जो ग्लाइकोजन है दैट इज डिप्लेटेड एंड दैट इज यूज। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन, ये टर्म और यहाँ मेंशन करी हुई है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब नया, नया ग्लूकोज मतलब अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अलावा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनता है, लिपिड से बनता है, प्रोटीन से बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ग्लाइकोजन को अगर हम देखें, पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, ग्लाइकोजन में एक रिड्यूसिंग एंड है, बहुत सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड है, नॉन रिड्यूसिंग एंड का नंबर रहेगा नंबर ऑफ ब्रांचेस +1। इसके अलावा ग्लाइकोजन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो ये ब्लू कलर आयोडीन के साथ नहीं देगा। इसके बाद जो ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, अब हम इस पॉइंट पर आएंगे, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्यों है। ग्लाइकोजन इनसोल्यूबल इन वाटर, डू नॉट एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, 3-4 बार हम ये पॉइंट रिपीट कर चुके हैं। जो मॉलिक्यूल वाटर में इनसोल्यूबल है दे डू नॉट एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। सो फर्स्ट रीजन इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव मीन्स अगर सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन का की वजह से सेल वाटर गेन नहीं करेगी। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए किसी सेल में ग्लूकोज की एंट्री होती है तो ऑटोमेटिकली वाटर भी सेल के अंदर एंटर करेगा, और अब सेल के ऊपर बर्डन होगा कि उसको वाटर को भी रखना है अपनी साइटोप्लाज्म में, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन को रिमूव करने के लिए क्या है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया है, ग्लाइकोजन में। तो एक तो ग्लाइकोजन ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, वाटर इनसोल्यूबल है, डू नॉट एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को हमने कहा ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। दूसरा, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लिबरेटेड। सो ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस। मान लीजिए अगर हम कहें कि एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में 1 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, तो देखिए 1 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल हैविंग 1 लाख ग्लूकोज रेजिड्यू। क्यों? क्योंकि जब 1 लाख ग्लूकोज रेजिड्यू आपस में जुड़ेंगे तो -1 जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, 1 लाख -1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, और इतने ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होंगे, रिमूव होंगे। सो ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू टोटल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यू इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। सो अगर हम बात करें ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल तो एक है, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एज कंपेयर टू सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन। ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें NaCl का एक मॉलिक्यूल जितना ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से डबल रहेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl से आधा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप NaCl को वाटर में डालेंगे तो NaCl जो है आयोनाइज होगा और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर हम 2 गिनेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ द सोल्यूट, चाहे वो आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डबल होगा एज कंपेयर टू ग्लूकोज। सो ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है और बहुत सारा वाटर लिबरेट होता है जब ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, और सेल के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा बर्डन कि वो अपने अंदर क्या स्टोर करे, वाटर की। विदाउट स्टोरिंग एक्स्ट्रा वाटर ग्लाइकोजन कैन बी स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट।
Now we will discuss one more polysaccharide, that is starch. Starch is also a storage polysaccharide. In plants, food is stored in form of starch. अगेन जो प्रॉपर्टीज ग्लाइकोजन की हैं फॉर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, सेम प्रॉपर्टीज आर एग्जिबिटेड बाय स्टार्च. जैसे स्टार्च इंसॉल्युबल है वाटर में, और स्टार्च जब बनेगा तो जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. देर इज अ रिमूवल ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो स्टार्च जो है वाटर इंसोल्यूबल है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, तो सेल स्टार्च को स्टोर कर सकती हैं विदाउट गेनिंग टू मच वाटर. सो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम रहेंगी स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की, और इसी की वजह से दे आर एक्टिंग एज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. अगर हम प्लांट्स में देखें तो स्टार्च जो है दैट इज स्टोर्ड इन ए टाइप ऑफ प्लास्टिड नॉन एज अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट इज एक्चुअली स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड. कलरलेस प्लास्टिड हैं, कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ल्यूकोप्लास्ट में. सो स्टार्च इज स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के हैं, तो स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड को हम कहेंगे अमाइलोप्लास्ट. अब जो अमाइलोप्लास्ट के अंदर जो स्टार्च का स्टोरेज है, जो स्टार्च है दैट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स विच आर नोन एज स्टार्च ग्रेन. तो ए स्टार्च ग्रेन कंटेन large number of starch molecule present in a particular manner. जो शेप है स्टार्च ग्रेन की दैट में बी स्मॉल लार्ज, साइज जो है दैट में बी स्मॉल लार्ज. दूसरा जो शेप है दैट में बी ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, रोड शेप्ड. सो स्टार्च आर स्टोर्ड इन अमाइलोप्लास्ट. स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड को हम कहेंगे अमाइलोप्लास्ट. अगर हम देखें पोटैटो ट्यूबर है या जो सीरियल्स हैं और फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें स्टार्च अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है. सो इट इज स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट्स. सो मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च. Starch is having 2 component, one is amylose and second one is amylopectin. अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. सबसे पहले हम अमाइलोपेक्टिन पढ़ेंगे. किस लिए? बिकॉज हम ग्लाइकोजन पढ़ चुके हैं, और अब आपको क्या रखना है दिमाग में कि जैसा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही अमाइलोपेक्टिन का है. सो व्हाट इज अमाइलोपेक्टिन? ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. चेन के अंदर जो बॉन्डिंग है अगेन होंगी 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दिस इज अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और जो ब्रांचेज है दे आर क्रिएटेड बाय अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि रिड्यूसिंग एंड सिर्फ एक ही है यहाँ पर, और जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है वो बहुत सारे हैं. मैनी नॉन रिड्यूसिंग एंड विद सिंगल रिड्यूसिंग एंड. अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग होगी वो ग्लाइकोजन से कम होगी. स्टार्च के अंदर अगर हम देखें तो 80% के आसपास क्या रहेगा? अमाइलोपेक्टिन, और 20% क्या है? अमाइलोज. सो आई थिंक अमाइलोपेक्टिन इज क्लियर. आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और सीधा आपको रिलेट करेंगे कि बाकी ग्लाइकोजन के जैसा. नाउ मूविंग ऑन टू अमाइलोज. अमाइलोज जो है दैट इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. दिस इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है दैट इज अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से जब इसको हम वाटर में डालेंगे इन एक्वस मीडियम, दिस चेन एक्वायर हेलिकल कन्फिग्रेशन. ये देखो ये कॉइल्ड हो गई है, और एक कॉइल के अंदर लगभग कितने ग्लूकोज के रेजिड्यू होंगे? 6. सो व्हाट इज अमाइलोज? अमाइलोज इज हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है विच इज हेलिकली कॉइल्ड. अमाइलोज इज लिटिल बिट सोल्यूबल इन वाटर. अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है. और ऐसा अगर हम स्टार्च देखें तो स्टार्च इज इनसोल्यूबल इन वाटर. अब अगर हम बात करें अमाइलोज में भी आपको कितना रिड्यूसिंग एंड मिलेगा? एक. ये जो राइट एंड है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड को हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड.
इन प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, जरूरत पड़ने पर जो स्टार्च है दैट इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा दैट इज स्टार्च फोस्फोराइलेज। सिमिलर है जैसे हमने एनिमल में पढ़ा ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, तो यहाँ पर एंजाइम रहेगा स्टार्च फोस्फोराइलेज। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। अब हम प्रॉपर्टी की बात करें, जितने भी पॉलीसेकेराइड है ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लाइकोजन भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, स्टार्च इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया था कि अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो रिड्यूसिंग है और नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। नो डाउट स्टार्च में रिड्यूसिंग एंड इज देयर, ग्लाइकोजन में भी अगर हमने पढ़ा ग्लाइकोजन में एक रिड्यूसिंग एंड है। इसी तरह स्टार्च के एक मॉलिक्यूल में एक, जैसे एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है, 20% जो है सॉरी अमाइलोज है, बाकी अमाइलोपेक्टिन है। तो जितने भी अमाइलोज होंगे उनमें एक रिड्यूसिंग एंड है और अमाइलोपेक्टिन में भी एक ही रिड्यूसिंग एंड है ना। इसका मतलब और इस एक स्टार्च के अंदर जो है लाख या उससे भी ज़्यादा जो है ग्लूकोज रेजिड्यू होंगे। तो आप ये सोचो कि कई लाखों में या हज़ारों में से एक जो ग्लूकोज है वो कैसा है, रिड्यूसिंग एंड है। और ये कैसी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। लेकिन जो भी हमारे टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है या फेलिंग टेस्ट है, उन टेस्ट की सेंसिटिविटी इतना ज़्यादा नहीं है। सेंसिटिविटी का मतलब है यहाँ पर कि बल्क में अगर हम देखें स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, सेलुलोज हम आगे पढ़ेंगे, बल्क में अगर हम देखें तो इनमें नॉन रिड्यूसिंग एंड है। कुछ हजारों या लाखों में एक ही एंड कैसा होगा, रिड्यूसिंग एंड। और उससे जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो कलर चेंज है वो इतना प्रोनाउंस नहीं हो पाता, इसलिए कैसा टेस्ट देती है, नॉन रिड्यूसिंग टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट मिलेगा इनमें। तो स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, इनको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एंड है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू नॉन रिड्यूसिंग एंड। Now we will discuss one more polymer of glucose, that is cellulose. Cellulose is most abundant organic compound on earth. It is again a homopolysaccharide, complex carbohydrate which is a polymer of glucose. Fibrous polysaccharide because cellulose is present in form of fibers. It is a structural polysaccharide. Cellulose is a structural polysaccharide. स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के लिए हमने कहा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, जबकि सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, बिकॉज इट इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. नाउ मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर, सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर. अगर हमने ग्लाइकोजन पढ़ा भी, ग्लाइकोजन ब्रांच चेन पॉलीमर है. अमाइलोज में वन कंपोनेंट इज स्ट्रेट चेन एंड सेकेंड कंपोनेंट इज ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अमाइलोज. अमाइलोज स्टार्च के अंदर है विच इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बट जबकि यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज है. सो इन केस ऑफ सेलुलोज एडजेसेंट ग्लूकोज आर ज्वाइन टुगेदर बाय बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अमाइलोज में कौन सी बॉन्ड है, अल्फा. यहाँ ग्लाइकोजन में भी अल्फा, लेकिन यहाँ पर कौन सी है, बीटा. सो सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जहाँ पर जो ग्लूकोज यूनिट हैं दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एक और डिफरेंट थिंग है यहाँ पर, जैसे अगर हम अगर हम अमाइलोज देखें तो उसमें जो स्ट्रेट चेन है वो हेलिकली कॉइल्ड हो जाती है. इसी तरह अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच चेन है, लेकिन वहां पर भी जो चेन है उनमें थोड़ा सा स्पाइरल ट्विस्ट रहेगा, हेलिकली कॉइल्ड रहेंगी अल्फा चेन की वजह से, बिकॉज अल्फा जो बॉन्ड है दैट इज हैविंग नेचुरल बेंट. यहाँ पर क्या हुआ है कि अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल 180 डिग्री पर रोटेट हो गया. जस्ट हैव लुक एट दिस. ये ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज में ये देखो, ये जो OH है वो इधर होना चाहिए था, जबकि ये इस साइड है. तो ये जो ग्लूकोज है वो 180 डिग्री क्या हो गई है, रोटेट. अब ये देखो, ये फिर सेम ओरिएंटेशन है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, लेकिन सेकंड और फोर्थ 180 डिग्री पर क्या हो गई है, रोटेट. और रोटेट होने की वजह से अल्टरनेट जो बीटा बॉन्ड है वहां पर जो ग्लूकोज
ग्लूकोज है वो रोटेट होने की वजह से इट इज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर कोई क्वाइलिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन जो पॉलीमर है वो किसकी वजह से है, जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसकी वजह से है, और अल्टरनेटिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं। सो दिस इज सिंगल स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज ना। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, वन ग्लूकोज इज ज्वाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, माइक्रोफाइब्रिल। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, माइक्रोफाइब्रिल। इसी तरह मैनी माइक्रोफाइब्रिल विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोफाइब्रिल, तो इसलिए ये फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब सेलुलोज में बहुत यूनिक फीचर है कि जो सेलुलोज है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। टेंसाइल का मतलब होता है रजिस्ट पुलिंग, यानी कि जो ब्रेकिंग को रजिस्ट करेगा, एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन इज वेरी सॉफ्ट और कॉटन इज नथिंग बट सेलुलोज, तो कॉटन को अगर आप खींचने की कोशिश करेंगे तो ये जल्दी से टूटता नहीं है, थोड़ा एक्सटेंड, इसका एक्सटेंसिबल नेचर है। सो दैट इज ड्यू टू दिस स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। इसके अलावा देखिए प्लांट सेल में जो सेलुलोज है वहां पर रिजिडिटी प्रेजेंट है, उसमें रीजन है कि उसमें सेलुलोज के साथ साथ दूसरे मॉलिक्यूल का भी डिपोजिशन होता है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, और रिजिडिटी सेलुलोज के अंदर इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सेलुलोज इज ए रिजिड मॉलिक्यूल, एक्सटेंडेड इसमें बीटा चेन है, बीटा ग्लूकोज की चेन है, साथ में जो एक्सटेंडेड चेन्स हैं दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दे विल प्रोवाइड रिजिड नेचर टू द सेलुलोज। अगेन सेलुलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देगा, हालांकि एक एंड जो इसमें जो राइट एंड है वो कैसा रहेगा, रिड्यूसिंग, बाकी दूसरे साइड पे कैसा एंड रहेगा, नॉन रिड्यूसिंग। क्यों, लेकिन ये जो चेन है वो आपस में ज्वाइंड है and they are held together so closely that it does not give any reaction with the Benedict and Fehling solution। और दूसरा आयोडीन हेलिक्स के अंदर जो है अटैच होता है, सेलुलोज में कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज स्ट्रेट चेन, सो कैन नॉट होल्ड आयोडीन, सो आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देगा, और साथ में नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। Now here we will discuss some of the functions of cellulose, components where it is present and it is used in different way. Cellulose, cotton is nothing but cellulose. 90% से ज़्यादा जो है सेलुलोज होता है कॉटन फाइबर्स के अंदर। वुड इज ऑल्सो हैविंग गुड अमाउंट ऑफ सेलुलोज। पेपर इज नथिंग बट सेलुलोज। सेलुलोज एसीटेट, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग fibers, and these fibers are used for making different type of clothes, and these clothes are very soft and very shiny and very comfortable to wear. सेलुलोज नाइट्रेट, ये बहुत ही जो है अनयूजुअल फीचर है सेलुलोज का, कि सेलुलोज आपको देखिए वुड में भी मिल रहा है, कॉटन में भी है, जहाँ पर ये बहुत सॉफ्ट है, वुड में ये कितना हार्ड है बिकॉज देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑल्सो। इसके अलावा जो है क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और सबसे हटके जो यूज है इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो सेलुलोज नाइट्रेट है दैट इज एक्सप्लोजिव। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इमल्सिफायर है और सूदिंग एजेंट्स है, आइसक्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स में यूज होता है। इसके अलावा जो रेयोन है, सेलोफेन है, ये भी जो है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर सिमिलर टू डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज। ये तो सेलुलोज के यूज हुए। अब हमारे बॉडी में सेलुलोज का क्या यूज है? बीइंग ए वेजिटेरियन, हमारी डाइट में भी बहुत सारा सेलुलोज डेली हम एज ए फूड लेते हैं, but cellulose is not digested in our intestine because cellulose को digest करने के लिए जो एंजाइम है सेलुलेज को हम बीटा ग्लूकोसिडेज भी कहेंगे, ग्लूकोसिडेज विच डाइजेस्ट ग्लूकोज, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ह्यूमन बींग्स में और जो हायर
एनिमल्स है उनमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सेलुलेज नहीं होता है, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये अपने बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? बिकॉज ये पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करेगा और फीकल मैटर की मूवमेंट को इजी करेगा विद इन द एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा रूमिनेंस का एग्जाम्पल देखिए। रूमिनेंस वो होते हैं जो कड च्यू करते हैं, जैसे काव है, बफेलो है, गॉट है, शिप है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब इनको फूड प्रोवाइड करा जाता है तो ये फटाफट खाना खा लेते हैं। उसके बाद में कभी आपने देखा होगा एक जगह बैठ जाते हैं या खड़े खड़े ही अपना मुंह हिलाते रहते हैं। च्यूइंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो व्हाट इज इट? इनका जो स्टमक है दैट इज कंपाउंड स्टमक। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कौन कौन से चैम्बर हैं। फिलहाल जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी पे लिमिटेड रहेंगे। तो रूमिनेंस का जो स्टमक है, रूमिनेंस का जो फूड है वो मेनली प्लांट फूड है, और प्लांट फूड में बहुत ज्यादा अमाउंट क्या है? सेलुलोज। और बुरी बात क्या है कि इनके पास भी सेलुलेज नहीं है। अब अगर इनके पास सेलुलेज नहीं है और इनकी डाइट सेलुलोज पर डिपेंड है तो इनको तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, थैंक्स टू बैक्टीरिया। इनके स्टमक में बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं और उन बैक्टीरिया के पास सेलुलेज एंजाइम है, और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। सेलुलोज ग्लूकोज का बना हुआ, ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। सो दे विल डाइजेस्ट सेलुलोज इनटू ग्लूकोज एंड आइसोमेरिक फॉर्म फ्रक्टोज, और बाद में उस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को यूज करते हैं फॉर फर्मेंटेशन, ताकि वो अपनी एनर्जी डिमांड को मीट आउट कर सके। और इसी प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन। तो आपने कभी पढ़ा हो कि जो बायोगैस प्लांट है उनमें बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनिमल डंग। एंड बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है? मीथेन। सो ह्यूमन बीइंग में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, लेकिन ये रफेज का काम करेगा, पेरिस्टाल्सिस को प्रमोट करेगा, जिससे फूड का मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ होगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एनिमल्स में देखिए, रूमिनेंस में स्पेशली कड च्यूइंग एनिमल्स में जो एनिमल जुगाली करते हैं उनके स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहेंगे मीथेनोजन। ये बैक्टीरिया के पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसका नाम है सेलुलेज। और क्या करेंगे ये इस सेलुलोज का डाइजेशन करेंगे ग्लूकोज में, एंड सम ग्लूकोज इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज। अब उस ग्लूकोज और सेलुलोज को ये फर्मेंट करेंगे और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है। फर्मेंटेशन के बाद जो ग्लूकोज है वो और फ्रक्टोज किस में चेंज होगा? शॉर्ट चेन फैटी एसिड में, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने तो पढ़ा है कि फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है या लैक्टिक एसिड। वो दो मेन बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अलावा डिफरेंट तरह की लाइफ डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड. So these are short chain fatty acid which are produced by fermenting bacteria found in stomach of this ruminants. ruminants वर्ड rumen से आया है और rumen इनके स्टमक का एक पार्ट है. इनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं. सबसे बड़े चैम्बर को हम कहेंगे rumen और rumen के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो थैंक्स टू दीज बैक्टीरिया जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं दे आर एबल टू मीट आउट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. एक और यूनिक एग्जांपल हम पढ़ेंगे, ट्राइकोनिम्फा कैम्पेनुला. ट्राइकोनिम्फा कैम्पेनुला एक प्रोटोजोआ है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है और ये प्रोटोजोआ टर्माइट की बॉडी के अंदर रहता है. टर्माइट हम कहते हैं दीमक को. टर्माइट भी वुड को खाते हैं और वुड में भी ज्यादा क्या है, सेलुलोज. और बुरी बात क्या है कि इनके पास भी सेलुलेज नहीं है. अब होगा क्या, इन टर्माइट्स की बॉडी में कौन रहता है, ट्राइकोनिम्फा कैम्पेनुला बॉडी के अंदर है, इसलिए एंडोपैरासाइट्स. बॉर्डिंग, लॉजिंग सारी फैसिलिटीज कहां से ले रहा है, टर्माइट से. टर्माइट को क्या बेनिफिट है, टर्माइट जिंदा ही इन फ्लैजेलेट्स की वजह से है. अदरवाइज आप ये सोचिए टर्माइट्स के पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, क्या खा रहे हैं, वुड. तो स्टारवेशन की वजह से
की डेथ हो जाती। सारे दिन वुड खाते 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 रहेंगे लेकिन एनर्जी कुछ नहीं मिलेगी, बट थैंक्स टू दीज बैक्टीरिया जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, और ये बैक्टीरिया सेलुलोज का डाइजेशन करेंगे तो टर्माइट को फूड मिल जाता है और बैक्टीरिया को रहने की जगह, शेल्टर और साथ में रिप्रोडक्शन और खाने के लिए फूड भी। So this is an example of mutualism. Mutualism मतलब ऐसा इंटरेक्शन जहां पर दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट है। टर्माइट को सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा है फ्लैजेलेट्स की हेल्प से, और जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है उसको रहने के लिए जगह, खाने के लिए फूड मिल रहा है। अदरवाइज टर्माइट्स जो हैं वो इस फ्लैजेलेट्स के बिना भूखों मर जाते और उनकी डेथ हो जाती, और जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है वो टर्माइट की बॉडी के बाहर नहीं रह सकते। तो दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये एग्जाम्पल हुआ म्यूचुअलिज्म का। सो आई होप दैट्स ऑल अबाउट सेलुलोज। इसके बाद जो है हम कुछ और मोनोसेकेराइड के पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अगर हम स्वीटनिंग इंडेक्स की बात करें कि कौन सी शुगर ज़्यादा मीठी है, तो सबसे पहला नंबर रहेगा नेचुरली अकरिंग शुगर में फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर एंड इज हैविंग हाई स्वीटनिंग इंडेक्स 1.73। इसके बाद नंबर आता है चीनी का, सुक्रोज। फ्रक्टोज के बाद कौन ज़्यादा स्वीट है? सुक्रोज। सुक्रोज के बाद ग्लूकोज। आपको जो है सीरीज में लर्न करना है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज। ध्यान रहे मिल्क शुगर लैक्टोज इज लेस स्वीट एज कंपेयर टू अदर शुगर। सबसे कम स्वीट टेस्ट है इसका लैक्टोज का, सॉरी। एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिनमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है इंसुलिन की कमी की वजह से, तो उन लोगों को भी मीठा खाने का मन करता है। तो क्या है कि आज की डेट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो टेस्ट में तो स्वीट हैं बट दे आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर नॉट सोर्स ऑफ ग्लूकोज। सो वन सच एग्जाम्पल इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है आप देखिए फ्रक्टोज से 180 टाइम, सुक्रोज का जो स्वीटनिंग इंडेक्स है दैट इज 1 और एस्पार्टेम का 180। सेकेरिन इज 300, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसका यूज़ अभी बैन है बिकॉज ऐसा माना गया है कि कैंसर कॉज कर सकता है। सो इट इज़ नो मोर इन यूज सेकेरिन। सो एस्पार्टेम यू कैन लर्न, एस्पार्टेम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। अगर याद हो तो प्रोटीन में हमने पढ़ा था मोनिलिन। मोनिलिन इज ऑल्सो ए आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो यहाँ पर याद रखेंगे नेचुरली अकरिंग शुगर में सबसे ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट कौन है? फ्रक्टोज। और सबसे कम कौन है? लैक्टोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड इज इनुलिन। इनुलिन इज एक्चुअली पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इसे हम कॉमनली फ्रक्टन भी कह सकते हैं। ग्लूकोज के पॉलीमर को कहेंगे ग्लूकन। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रक्टन। हेयर वी आर डिस्कसिंग एग्जाम्पल इज इनुलिन। सो इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. It is a storage polysaccharide just like starch and glycogen, but starch most common फूड है प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स के अंदर कौन सा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड मिलेगा? इनुलिन। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने कॉट किए हैं। इनुलिन जो है वो हमें मिलेगा ट्यूबर्स एंड रूट्स ऑफ डहलिया, साथ में अनियन एंड गार्लिक के बल्ब में भी मिलेगा। द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अनियन एंड गार्लिक इज नोन एज बल्ब। जो हम खाते हैं अनियन और गार्लिक, वो उस पार्ट को एक्चुअली हम, उस पूरे स्ट्रक्चर को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? बल्ब। नाउ इनुलिन की खास बात क्या है कि इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एज सच। अगर मान लीजिए इंजेक्शन के थ्रू इनुलिन को हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो ये सेल के अंदर जाकर मेटाबोलाइज नहीं होगा और किडनीज के थ्रू आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इमीडिएटली अपीयर इन यूरिन। इसके इसी फीचर को हम यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टू फाइंड आउट ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। किडनी से रिलेटेड है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट मीन्स किस रेट से हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर आउट कर रही हैं। ये एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 मिनट में हमारी किडनीज ने कितना फिल्टरेट प्रोड्यूस किया। हमारी किडनी से जब ब्लड पास होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू, तो ब्लड फिल्टर होकर कहाँ जाता है? बोमेंस कैप्सूल में। तो बोमेंस कैप्सूल में जो फ्लूइड है उसे हम कहेंगे फिल्टरेट।
कितना फिल्ट्रेट 1 मिनट में दोनों किडनीज बनाती हैं उसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी में हम पढ़ेंगे ये यूरिन फॉर्मेशन में। किसी पर्सन की किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, उसके लिए हम इनुलिन टेस्ट करते हैं। इंजेक्शन के थ्रू इनुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। हमें मालूम है कि इनुलिन ग्लोमेरुलस के थ्रू इजीली फिल्टर आउट होगा। उसके बाद जैसे ही वो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू पास होगा वो रीएब्जॉर्ब भी नहीं होता, दोबारा से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जाएगा और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। appearance of inulin in urine, कितने टाइम में कितना जो है यूरिन में इनुलिन अपीयर आउट हुआ है, उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किडनी जो है वो GFR मेंटेन कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, एक आज की डेट में एक नया यूज भी है। अगर हम इनुलिन को, जैसे डहलिया है या जैसे अनियन या गार्लिक है, अनियन गार्लिक के थ्रू अगर इनुलिन बॉडी में जा रहा है, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे जो एंजाइम हैं वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसमें भी बीटा जो है फ्रक्टोज यूनिट्स आर प्रेजेंट, सो इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। होगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन तक एज सच रहेगा, लेकिन जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट इट एंड यूज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एलिमेंट्री कैनाल में जो गुड बैक्टीरिया हैं उनका नंबर क्या होगा, ज़्यादा। सो इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज ए प्रीबायोटिक। और आज की जो मॉडर्न हमारी फीडिंग हैबिट्स हैं उनमें कुछ नए नए फूड डेली लाइफ में ऐड हो रहे हैं, जैसे ओट मील को भी हम प्रीफर कर रहे हैं। वंस जो है ये पशुओं को खिलाने के लिए था, लेकिन अभी ह्यूमन बींग्स के लिए भी ओट के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एज राफेज। इसी तरह इनुलिन भी एक प्रीबायोटिक प्रोडक्ट है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का जो नंबर है वो कम रहेगा और हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन होमोपोलीसेकेराइड इज काइटिन। काइटिन, आई होप नाम आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। काइटिन इज एक्चुअली होमोपोलीसेकेराइड। इट इज पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। और यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट हैं दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय बीटा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। So chitin is a polymer of N-acetyl glucosamine। रिपीटिंग यूनिट एक है इसलिए हम इसे कहेंगे होमोपोलीमर। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, होमोपोलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। स्ट्रक्चरल क्यों, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन फंजाई सेल वॉल, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में, फंगल सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, काइटिन। इट इज़ ए पोलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब इस पे फोकस करते हैं। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पर जहां OH ग्रुप है, दैट OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल अमाइन ग्रुप। OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल अमाइन ग्रुप। सो उससे क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एक चीज़ और खास बात है यहाँ पर कि आपको ध्यान रखना है कि दिस इज ए पॉलीसेकेराइड विच इज हैविंग नाइट्रोजन। अभी तक जितने भी हमने पहले मोनोसेकेराइड पढ़े, ओलिगोसेकेराइड पढ़े, आज हमने होमोपॉलीसेकेराइड पढ़े हैं, सभी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयर। काइटिन एग्जाम्पल है उन कार्बोहाइड्रेट्स में से जिनमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आगे भी हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। सो दिस इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। एडजेसेंट यूनिट आर जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसा कि सेलुलोज के अंदर प्रेजेंट होता है, वहां पर भी बीटा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सेम इज हेयर। और यहाँ पर भी जो अल्टरनेट ग्लूकोजामीन रेजिड्यू है वो 180 डिग्री पर रोटेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दे आर हैविंग स्ट्रेट चेन। और यहाँ पर भी जो एडजेसेंट काइटिन मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में रिजिडिटी रहेगी और इलास्टिसिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने फिर आएंगे लेकर एग्जांपल्स रिलेटिंग विद हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हैव ए गुड डे।